अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानवी हुकूमत ने इमिग्रेशन के मसले को हल करने के लिए फैमिली वीज़ा की शराइत में इजाफा कर दिया है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में फैमिली वीज़ा को स्पॉन्सर करने के लिए आमदनी में 55% इजाफे का ऐलान किया है और फैमिली वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह 18,600 पाउंड से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई है। नई शराइत के तहत सोशल केयर के शोबे में काम करने वाले अफराद अब अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद को साथ बरतानिया नहीं ला सकेंगे। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तब्दीली उस वक्त आई है जब होम सेक्रेटरी ने इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया और इन्हें चंद हफ्तों के अंदर लागू करने के अज़्म का भी इजहार किया। मई 2023 में स्टूडेंट वीज़ा को सख्त करने के इक़दामात की नकाब कुशाई के बाद ये जो प्लानिंग सामने आई थी, अब उस पर कुछ अमली इक़दामात उठाए गए हैं। बरतानिया के वज़ीर दाखिला जेम्स कैलरली ने पॉलिसी के ताज़ा तरीन तब्दीली के पीछे दलील की वजाहत करते हुए कहा है कि बड़े पैमाने पर नकल मकानी से पैदा होने वाले तनाव को कम करना ज़रूरी है। हम बड़े पैमाने पर नकल मकानी के साथ एक अहम मकाम पर पहुँच चुके हैं। कोई आसान हल या आसान फ़ैसला नहीं है। आमदनी की हदों में तब्दीलियों के अलावा बरतानिया की हुकूमत ने तलबा के वीज़ों पर सख्त ज़वाबित भी नाफिज किए हैं और साथ ही नेशनल हेल्थ सर्विसेज तक रसाई हासिल करने वाले गैर मुल्कियों के शहरियों के हेल्थ सरचार्ज में 66% इजाफा किया गया है। हुकूमत ने फैमिली वीज़ा की तनख्वाह की हद को के साथ हम आहंग करके अपने तयशुदा जो मंसूबे हैं उसमें तकरीबन पिछले साल इजाफे का ऐलान किया था और 11 अप्रैल को अब नाफिज हुआ था। बरतानिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, इसमें जो नई शराइत हैं, इसके असरात क्या होंगे? फैमिली वीज़ा को स्पॉन्सर करने के लिए जो कम से कम तनख्वाह की गई है, क्या ये मुमकिन है? क्या इससे नए आने वाले लोग कम होंगे या बढ़ेंगे? बहुत से बुनियादी सवालात हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बरतानिया के अंदर सियासी हालात हैं, इलेक्शन का जो माहौल है, उसको देखते हुए ये पॉलिसीज़ टूरी गवर्नमेंट को पे बैक करेंगी या लोग अब समझ चुके हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये जो तासुर सामने आ रहा है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें फैसल मुनीर साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर हैं इमिग्रेशन क़वानीन के। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। आसिम सुलेमान साहब सोलिसिटर हैं। बैरिस्टर रियाज गुल साहब, आप भी माहिर हैं इमिग्रेशन क़वानीन के। और रिजवान सुलरिया साहब, आप भी माहिर कानून हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, ये जो नई पॉलिसी सामने आई है, इस पॉलिसी को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि बरतानिया आने वाले लोग कम होंगे या बढ़ेंगे? जी, सबसे पहले शुक्रिया बस साहब, आपने अपने प्रोग्राम में लिया। देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम इसको एनालिसिस करें तो यकीनन कम होंगे, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये स्ट्रिक्ट की गई है, ये ओवरफ्लो को रोकने के लिए की गई है। और इसमें आपके सामने ये देखें, ये जब भी ये पॉलिसी आती है उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है कि वो एक टाइम पे उसका असर रहता है, उसके बाद कोई नई चीज़ जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो टू बी ऑनेस्ट, जो ऐसा लग रहा है कि देखें, इस वक्त हमने देखना है, हम अपने एंगल से ये बात देख रहे हैं जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया, लेकिन अगर मैं वॉल के दूसरी तरफ जाऊं, उनको सोचूं कि जो इस वक्त थिंक टैंक है, जो अथॉरिटी है, जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं, उनका मकसद क्या है इसको बनाने का, वो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने देखें, उनके 4 दिसंबर को होम मिनिस्टर ने हमारे ने जेम्स क्लेवरली ने क्लियरली कहा कि जी देखें, यहाँ पे अब ओवर हो गई हैं चीज़ें, जो हमारी इमिग्रेंट्स हैं वो ओवरफ्लो हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से। देखें, ब्रेक्सिट करने का मकसद यही था कि यूरोपियंस बहुत आ रहे थे, उसका फिर एग्जिट किया, बीच में कोविड आ गया, फिर इन्होंने देखा कि हमारे पास जॉब्स जो हैं वो कम हो गई हैं। आपको याद होगा कोविड में इन्होंने एक डोर खोला, वो स्टूडेंट्स की शक्ल में, कि अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। और उसके बाद स्टूडेंट्स 40,000 की इनके एनालिसिस है कि 40,000 को बुलाना था, और जो कि उनके डिपेंडेंट्स के साथ 1,20,000 लोग आ गए। उसको इन्होंने कहा कि जी अब जुलाई में लास्ट ईयर 2023 में कहा कि जी नो मोर डिपेंडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने देखें, उसके अंदर फिर वो स्किल्ड वर्कर का काम चला। अब स्किल्ड वर्कर में आप क्या समझते हैं कि जब स्किल्ड वर्कर के पूरी दुनिया से वीज़े अप्लाई हो रहे थे और इनकी पॉकेट में वो मनी आ रही थी, जो वीज़ा अप्लाई, वो देना ना देना, पॉजिटिव नेगेटिव होना, वो तो मेरिट्स की बात है, लेकिन इन्होंने उसमें भी काफ़ी अर्न किया, फिर स्टूडेंट्स का अर्न किया। अच्छा, फिर जब ये स्किल्ड वर्कर्स ओवर हो गए तो फिर उसके ऊपर एक तरीके से ये लगा दिया कि जी ये स्कैम हो गया हमारे साथ।
तो नो डिपेंडेंट्स ऑफ जो है वो अब स्किल्ड वर्कर भी नहीं आ सकेंगे। तो ये चीज़ें जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका मकसद यही है। और मैं बीच में थोड़ा सा बीच में ऐड करूंगा कि कोविड के दौरान अनफॉर्चुनेटली जब ब्रेग्जिट हुआ, एग्जिट हुआ, और फिर वही हुआ कि यूरोप से इंग्लिश चैनल के जरिए इलीगल इमिग्रेंट्स ने बोट के जरिए आना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने रवांडा वाली पॉलिसी ऐड कर दी कि ये अब इंट्रोड्यूस करते हैं कि अब इनको अब भेजेंगे। उसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया में एक मैसेज आए कि यूके आने का मकसद इलीगल वे से अगर आप आते हैं तो हम आपको रवांडा भेजेंगे। तो नटशल इसमें बहुत क्लियर है कि इसका मकसद यही है कि किसी तरीके से इमिग्रेशन को, इमिग्रेंट्स को पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे लेके जाया जाए। पढ़े लिखे लोग आए, ऑस्ट्रेलिया को कॉपी कर रहे हैं, कनाडा को कॉपी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए रवांडा पॉलिसी ले आए हैं। और आपके सामने इनह्यूमन जो ये काम किया है, डिपेंडेंट्स को के जी उनको बैन कर दिया है। तो ये सारी पॉलिसीज जो हैं, जो कि ये 1, 1.5, 2 साल से चल रही हैं, जो कि लास्ट इनका अटैक होना था 11 अप्रैल को, वो भी हो चुका है। और अब आपके सामने है कि देखें, एक स्पाउस किसी का अगर बीवी बच्चे आने हैं, उसके ऊपर भी आप देखिए इन्होंने एक वॉल ऑफ चाइना खड़ी कर दी। 18,600 मीट नहीं होता, इनको सब पता है। और उसका अब 38,000 करके 29,000 कर दिया, मे भी 38,000 कर दें जैसे कि कह रहे हैं। तो इसका मकसद यही है कि डिस्करेज किया जाए कि लोग यूके में कम से कम आए। जी सही है। बैरिस्टर रियाज साहब, 18,600 से 29,000 पाउंड कर देना, क्या लोग वाकईतन डिस्करेज होंगे, या अभी तक दुनिया के लिए और थर्ड वर्ल्ड के लिए बिलखुसूस बरतानिया वैसा ही लुक्रेटिव है? थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब हैविंग मी इन अ शो। जैसे हमारे ऑनरेबल दोस्त ने फरमाया कि ऑफ कोर्स पहले 18,600 थ्रेशोल्ड था, अब इन्होंने 29,000 कर दिया, जो कि बाय द नेक्स्ट ईयर गोइंग टू बी 38,000 पाउंड। ये एक 2-3 इसके एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि देखा जाए हाइपोथेटिकली और प्रैक्टिकली कि यूके के अंदर अगर आपकी इनकम 18,000 है तो यू कांट सर्वाइव विद योर फैमिली। एक एस्पेक्ट तो ये भी आता है कि जो लोग बुलाते हैं इनकम अपनी 18,000 शो किया, उसके बाद यूके में आ गया, देन लो इनकम के पास अनफॉर्चुनेटली करें फादर यूसी, जिसको यहाँ पे बेनिफिट बोलते हैं या यूनिवर्सल क्रेडिट बोलते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सेकंड इसका एस्पेक्ट आता है वो ये है कि इनका सेकंड इसका जो साथ इशू आ रहा है वो ये कि जो ज़्यादा इमिग्रेशन हो रही है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे इंटीग्रेट हो गए हैं या यहाँ पे सेटल हो गए हैं लोग, आप विद इन कंट्री या विद इन यूके अपने आप को कोशिश करें कि अपनी फैमिली को डेवलप करने के लिए। जब आप फॉरेन से ज़्यादा आपकी टाइज होती हैं तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं वो स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स के अंदर, बाकी सारे फील्ड्स के अंदर, कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन जब मैक्सिमम सेकंड जनरेशन होती है, इनकी स्टिल आपके जो इंटरेस्ट हैं या आपकी एफिलिएशंस हैं या आपके जो उसके बेनिफिट्स होते हैं वो हमेशा अपनी बैक कंट्री के साथ होते हैं। अब इनकी ख्वाहिश ये है कि सपोज करें कोई पाकिस्तान से या इमिग्रेंट यहाँ पे आया, सेकंड जनरेशन है, जब वो यहाँ पे करेगा तो उनके काफ़ी सारा कल्चर, इंटीग्रेशन और उसके जो इंटरेस्ट हैं वो विद इन कंट्री हो जाएंगे। जो ग्लोबल चेंज आ रहा है दुनिया के अंदर, अब हमारा वो बाउंड्रीज नहीं रह गई। अब हमारा जो ग्लोबली देखा जाए तो रिलीजियस हमारा आपके मैटर है, लेकिन उससे ज़्यादा पूरी दुनिया एक सिटी बन गया है, एक कम्युनिटी बन गई है। और कम्युनिटी के अंदर वो ये देख रहे हैं कि जो लोग हमारे इंटरेस्ट को या हमारी डिसीजन को या हमारी पॉलिसीज को टो कर रहे हैं, वो अब उनको अपने साथ अलाइज करना चाह रहे हैं, ना कि दूसरे बंदों को। अब स्पेशल ये देखा जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली दुनिया में काफ़ी जगह पे अनसर्टेनिटी है और लोगों की जो सोच है, जो उनकी थिंकिंग है या फिर इंटरेस्ट है, वो डिवाइड हो रहे हैं। तो इसलिए ये अकेला इमिग्रेशन इशू नहीं है, इस वक्त ग्लोबली जो इशू जा रहा है वो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हुए लोग, ये गाजा हो या कोई ये यूक्रेन का इशू आ रहा है, तो लोगों को सेम माइंडेड, सेम पॉलिसी, सेम थॉट और उसके साथ कंट्री फर्स्ट वाला ये स्लोगन अब आम हो जा रहा है। जो अमेरिका कहते थे अब सेम इंग्लैंड कहते हैं कि आवर कंट्रीज फर्स्ट, हमें अपने जो इंटरेस्ट हैं, हमारी पॉलिसीज हैं, इनको टो करना है और हमें वो ही बंदे चाहिए जो हमारे साथ काम करे। जी ठीक। लेकिन ऑफ कोर्स जो मसला आ रहा है वो अनफॉर्चुनेटली
जो जेन्युइनली या बेचारे फैमिली को अपने लाना चाह रहे हैं, उन्होंने शादी की है, अब न्यूली जो क्वालिफाइड बच्चा क्वालिफाइड होता है उसकी इनकम मैक्सिमम 20,000 पाउंड है, और नेक्स्ट ईयर जब 38 हो जाएगी तो इस आम बंदे को अपनी फैमिली को बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी सारी इसके ऊपर पटिशन भी हुई हैं, लोग आवाज़ भी उठाई है। सो बीइंग प्रैक्टिसिंग सॉलिसिटर, हम भी इससे बड़ी काफ़ी आवाज़ उठा चुके हैं कि ये अनफेयर है, स्पेशल फॉर द फैमिली लॉ के अंदर और या अपनी फैमिली की यूनिट के अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए। जी ठीक, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़े साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आसिम साहब, हेल्थ केयर वीज़ा पे बहुत से पाकिस्तानी गए और पहले अपनी फैमिलीज़ को भी साथ लेकर गए। अब इसका क्या है, इस फैसले के बाद जब आपने 29,000 पाउंड तनख्वाह होनी चाहिए, कितना इफ़ेक्ट होगा जो लोग जाना चाह रहे थे, और यहाँ पे तो बड़ी तादाद में लोगों ने केसेस भी फाइल किए हुए थे। देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत मैसिव है और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गए, और उसकी एक वजह तो जो है इसकी जो फीस है, जो थ्रेशोल्ड है उसका इंक्रीज होना है, लेकिन साथ साथ जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है स्क्रूटनी, जो होम ऑफिस स्क्रूटनी कर रही है। तो मेरे ख्याल में जो स्क्रूटनी है वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि अभी जो उसकी एलोकेशन दे रहे हैं इसमें केयर वर्कर वीजा में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अब्यूज था वो केयर वर्कर वीजे में था, और उसकी सब बड़ी वजह यही थी कि इसमें जो एप्लीकेशन फीस है, जो होम ऑफिस की फीस है, बहुत ही मिनिमम थी एज कम्पेयर टू अदर। तो एक फैमिली जो 4 की फैमिली है जहाँ पे हेल्थ केयर वीजा में 1,500 पाउंड पे करते थे, वही 4 जो है मेंबर्स अबाउट 10,000 पाउंड जो पे करते थे। ये इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज इंक्रीज होने से पहले की बात है, तब तो वो बहुत ज्यादा हो गया। सो ही इज अ ह्यूज डिफरेंस, और बहुत बड़ा इंसेंटिव था लोगों का जो आना चाहते थे फैमिली के साथ, वो इसमें वो केयर वर्कर वीजा में ही आते थे, और इसी वजह से एक एडवांटेज मिल गया जो जितने भी एजेंट्स हैं या जो लोग मैल प्रैक्टिस करते हैं और जो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते उनके लिए, कि लोग इसमें आना चाहते हैं क्योंकि इसमें फीस बहुत कम है होम ऑफिस की। तो अब जो है जो जिस तादाद से वो लोग आ रहे थे वो तो बहुत ज्यादा कम हो गई है, और मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड रीजन, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि बहुत ज्यादा अब्यूज हुआ, लोग जो हैं फैमिली के बगैर हैं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे भी देखे कि वो आगे यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट वो करके आए थे प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ या जो एजेंट के साथ उनकी अरेंजमेंट थी, और आते साथ ही उनको बताए बगैर जो है उन्होंने जो एम्प्लॉयर है उसका लाइसेंस जो है वो उन्होंने रिवोक कर दिया, विड्रॉ कर लिया, स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर ली उन्होंने, और विदाउट स्पॉन्सरशिप वो कुछ कर नहीं सकते, नहीं उनको स्विच करना है, अगेन प्रॉब्लम। बाद के केसेस मैंने ये देखे कि यहाँ पे आए और जो एड्रेस दिया गया था एप्लीकेशन के ऊपर, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के ऊपर एम्प्लॉयर का, उस एड्रेस पे एम्प्लॉयर मौजूद ही नहीं है। तो ये बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो है होम ऑफिस की जो वर्किंग के ऊपर, वो जो जिन लोगों ने ये पॉलिसी मेक की थी उन्होंने कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, और चेक एंड बैलेंस ना रखने की वजह से इतना ज्यादा अब्यूज हुआ। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये लोग जो हैं इसको अब्यूज कर रहे हैं, आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि होम ऑफिस आपको पॉलिसी अनाउंस करता है कि उसमें चेक एंड बैलेंस क्या रखा हुआ है। तो देयर वाज नो चेक एंड बैलेंस। आपको अभी आपने देखा हो कि जो न्यू चेंजेस आई हैं, अब आप एप्लीकेशन जब करते हैं तो वो एक CQC का रेफरेंस नंबर मांगते हैं, ऑफकोर्स सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप में CQC का नंबर मांगते हैं। अब नॉर्मल एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें वो CQC का नंबर वो आपको देना पड़ता है। तो आपको जब आपने ये कर दिया आफ्टर दैट ऑल अब्यूज, अगर ये पहले क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि CQC की रिक्वायरमेंट जो है वो तो जो भी हेल्थ केयर वर्क में काम करेगा उसके लिए जरूरी है कि वो CQC से रजिस्टर्ड हो, और ये कंपल्सरी है बाय UK लॉ। होम ऑफिस को क्या पता नहीं था कि CQC की रजिस्ट्रेशन जरूरी है? आपने क्यों लोगों को लाइसेंस इशू किए थे कि जिनकी CQC की रजिस्ट्रेशन ही नहीं है? एंड नाउ आप ऑल जो बर्डन है इसका आप डाल देते हैं एजेंट्स के ऊपर, माइग्रेंट्स के ऊपर और लोगों के ऊपर कि भाई आप लोगों ने इसको अब्यूज किया। तो आपने वो वेन्यूज प्रोवाइड किए लोगों के लिए कि भाई आप इसके अब्यूज कर रहे हैं, तो वो ये अब्यूज हुआ और मैसिवली अब्यूज हुआ।
और अब आपने जाके उसको स्टिक कर दिया। अब उन लोगों का क्या होगा कि जो लोग यहाँ पे आ गए है, उन्होंने प्रॉपरली आए, जेन्युइनली उन्होंने एप्लीकेशन की, और जब यहाँ पे आ गए और पता चला कि दे आर नॉट गेटिंग द नंबर ऑफ आवर्स दे वर प्रॉमिस्ड जॉब, और उसके अलावा और कोई एम्प्लॉयर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आपको होम ऑफिस के, अब हमें जो सबसे ज्यादा जो फोकस अभी करना चाहिए कि ये डेटा होम ऑफिस को निकालना चाहिए कि वो लोग जो अब्यूज हुए हैं उनके लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। मेरी वजह, मैं अगर कहूंगा तो मैं ऑलवेज ब्लेम टू द होम ऑफिस, क्योंकि आपने उनको अलाउ किया, आपने पहले चेक एंड बैलेंस में रखी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, दे विल अब्यूज इट। तो ये तो आपको जब लॉ बनाते हैं तो आप ये सारी चीजों को कवर करते हैं पहले। सही। तो अब आपको ये बनाना चाहिए, एक डेटा बनाना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि वो जनरली यहाँ पे आए हैं। अब उनके साथ उनका आप क्या करेंगे? वो जॉब नहीं है, फैमिली है, बच्चे हैं, अब उनको आपको सपोर्ट करना है, उनको किसी वर्क फोर्स में आपने भेजना है जहाँ पे चाहे वो केयर वर्कर ही। अच्छा सरिया साहब, ये बताइएगा सियासी असरात इसके क्या होने हैं? इलेक्शन को भी हम जरा जहन में कर लें। जी शलरिया साहब, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो आसम साहब ने फरमाया उसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, यूके गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें रिसेशन से कैसे बाहर निकलना है, तो इसलिए वो जानबूझ के ऐसे लूप होल छोड़ते हैं जिसमें अगर आप 2010 में देखें तो 2012 से 10 के दरमियान उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को वीज़ा दिए। इवन रेडी वाले भी यहाँ से पाकिस्तान से चले गए वीज़ा लेके, जब उनको जरूरत उनकी खत्म हुई उन्होंने उनको निकाल बाहर किया। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर का सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसका भी अब्यूज़ किया। उसके बाद टियर 1 जनरल का सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसका भी अब्यूज़ किया। उसके बाद ये हेल्थ केयर का भी सिस्टम स्टार्ट किया। कोविड के बाद रिसेशन था, उससे निकलना था, प्रॉपर्टीज की प्राइस ऊपर करनी थी, स्पेशली लंदन और मैनचेस्टर में, तो उसके लिए भी उन्होंने इस सिस्टम को लेके आए। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ऑब्वियसली सियासी लिहाज से अब उन्होंने इसको चीज़ को करना है, तो उन्होंने कहना है कि देखें हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती होगी, हम पे लूटे गए। हालांकि कोई ज्यादती नहीं, उनको अच्छी तरह पता है कि जो लोगों को बुला रहे हैं वो सारा अब्यूज सिस्टम के अब्यूजिव प्रोसेस करके लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, एजेंट्स इससे पैसे कमाएंगे, फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के, जो जैली कॉसेज लोगों को इशू है, लोगों ने अप्लाई किया। मेरी इल्म में कम से कम सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ जिनके वीजा सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज हुए हैं कि उनको जैली कॉज एजेंट्स ने इशू किया, उन्होंने ले लिए, प्रोसेस किसी को बताया नहीं, वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं। तो ये शुरू से करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी सियासी पहलू की तरफ। यस, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन डेफिनेटली होंगी, लेबर भी इसके ऊपर बात कर रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो ये चाह रहे हैं कि रवांडा और ये सारी चीज़ों को बता के लोगों को बताएं कि इलेक्शन का टाइम आ गया। हमने तो बड़ी कोशिश की है, हमने इकोनॉमी को बेहतर किया है। देखें रिसेशन था, रिसेशन 11% से कम करके हम 3% के ऊपर हम ले आए अपना जो इकोनॉमी का जो पोर्टफोलियो का इश्यूज थे, जो खसारा था उसको कम किया। और ऑन दी अदर हैंड हमने इमिग्रेशन को टैकल करने की कोशिश की। हम तो चाहते हैं स्किल वर्कर आए, लेकिन स्किल वर्कर का जो का अब्यूज किया था हमने उसको भी रोका, हम सख्ती लेके आए। तो ये डेफिनेटली उसी तरफ ही लेके जाएंगे चीज़ों को। बाकी रहेगी बात, देखें तो पहले 40 घंटे काम करना पड़ता था 18,600 के लिए, अब आपको 60 घंटे काम करना पड़ेगा। पहले जो रेट था वो 800 पाउंड होता था, 11.44 है। तो सिक्योरिटी की जॉब करने वाला बासानी अपने जो है वो बीबी से बुला सकता है, एज लॉन्ग एज को जनरली काम करे। तो ये चाहते भी हैं कि लोग काम करें, टैक्स पे करें, ताकि जो है वो सिस्टम में आ सके। अनफॉर्चुनेटली अच्छा सुलरिया साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन अभी भी मौजूद है कि 40 के बजाय आपके पास 60 घंटे काम करना होगा। लेकिन अगर मैं, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं पाकिस्तान से वो गए हैं, बरतानिया आए हैं और यहाँ पर उन्हें बड़ी दुश्वारी का सामना है, और बहुत से लोग हैं कि जिनका फेक एम्प्लॉयर था वहाँ, इस तरह की चैलेंजेस हैं। तरीक़ेकार क्या है कि आप भारी भरकम 5-6 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में लोगों को देकर ना जाएं, और अगर ये वीज़े ओपन हो रहे हैं तो उसको अप्लाई कैसे करें? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? ये एजेंट के बगैर हो नहीं सकता, और अगर हो सकता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है? देखिए, इसमें दोनों गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ कसूर है। सबसे पहले तो जब पाकिस्तान में चीज़ें ऑफर हो रही होती हैं तो हमारी FIA आंखें बंद करके बैठी रहती है। सिस्टम का अब्यूज होता है तो उसके ऊपर फिर ये एक्शन लेते हैं।
एजेंट्स को क्या हक बनता है कि वो लोगों को 50-60 लाख रुपए लेके तो ये वीजे ऑफर करें। और ऑन दी अदर हैंड जो रिक्रूटमेंट कंपनी है जो होम ऑफिस आंखें बंद करके लाइसेंस इशू कर रहा था, वो समझ आ रही कि कंपनी की वर्थ जो है 30-40 हज़ार भी नहीं, अभी नई कंपनी बनी है और उसके ऊपर 6 कॉस्ट उन्होंने दे दिए उनको, 6 लोग वर्क परमिट आएंगे तो कैसे काम होगा। ये दोनों सिस्टम दोनों तरफ से जो है इसकी नाअहली है। सबसे पहले यूके ने अपनी इकॉनमी को बेहतर करने का काम किया, इनको नहीं करना चाहिए था। अब उनको कंपनियां बंद हो रही हैं तो आसम साहब वाली बात ठीक है कि इनके लिए कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उन लोगों के साथ भी जो हो रहा है वो सही हो रहा है। उनको नहीं पता था कि 50 लाख रुपया ये जितने पैसे वो देख रहे हैं उनको मिल क्या रहा है, उनको कोई जॉब मिलेगी, उनकी कोई श्योरिटी होगी नहीं होगी। तो ये सारा सिस्टम पूरे का पूरा दोनों पार्टियों का कसूर है इसमें। बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन विजिट लेके गए, ट्रेनिंग्स करके गए, प्रॉपरली सिस्टम को समझ के गए हैं, लेकिन मोस्टली मैं समझता हूँ कि अब मोर देन 50% जो लोग हैं मेरी राय के मुताबिक तो वो उन्होंने सिस्टम को अब्यूज करके एजेंट्स के दिए वहाँ पहुंचे। तो अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू सफर। अब या तो उनको नया एम्प्लॉय ढूंढना या उनको साइलम करना पड़ेगा या किसी और कैटेगरी पर स्विच करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या यूरोप में भागना पड़ेगा क्योंकि इधर के पेपर नहीं मिलेंगे तो या आयरलैंड चले जाएंगे या यूरोप चले जाएंगे। फैसल मुनीर साहब, इसके ये जो पॉलिसी आई है, हम इमिग्रेशन पॉलिसी पे बहुत तनकीद करते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो डिस्करेज कर रहे हैं गैर कानूनी इमिग्रेशन को, या वो नंबर ऑफ़ पीपल कम करना चाह रहे हैं बरतानिया आने से, उसकी कोई रीज़न्स तो हैं ना। अब जो इकॉनमी है बरतानिया की वो बहुत नीचे गई हुई है, तो ये आप नहीं समझते कि पॉलिटिकली तो एक उनको है शायद फ़ायदा, लेकिन टेक्निकली भी किसी हद तक की वक्त की ज़रूरत है? जी अब्बास साहब, मैं 2 अशार के साथ इस आपकी सारी जो डिस्कशन है उसको कवर करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं ना, कवाकब हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ। ये मेरा शेर है इनकी पॉलिसी के लिए। इसका मकसद ये है कि ये जो पॉलिसी बनाते हैं, जैसे कोई शख्स या कोई दुनिया की कोई बहुत बड़ी ताकत कोई मिसाइल बनाती है तो उसके साथ एंटी मिसाइल भी बनाती है। इनको पता होता है। मैं ये ऐड कर रहा हूँ अपने जो बाकी दोस्त हैं। अच्छा, एक बात जो हमारी अब ये डिस्कशन है इसको भी मैं जरा कवर करना चाह रहा हूँ कि फलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। मकसद ये है कि अगर होम ऑफिस ने गलत पॉलिसी बनाई है तो हम भी बाज नहीं आए, हम भी इसमें क्लियर चिट लेके नहीं जा सकते, हम भी बहुत बड़े स्कैमर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन है। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा कि बरतानिया का जो सबसे बड़ा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका अट्रैक्शन पॉइंट यही है कि यहाँ पे जो मनी एक्सचेंज है आपकी, वो 1 पाउंड के बदले आपको 300 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। इनकी इकॉनमी अब भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बेचारे भी फंसे हुए हैं। देखें, इन्होंने इनका एक, मैंने आपको बताया कि इनकी एक तारीखी सकाफत है। ये लोग ज्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं करते। अब इनके साथ हो ये रहा है कि इंग्लिश चैनल से रोज आपके सामने ये रिपोर्ट आ रही है कि 4000 आ गए, 3000 आ गए। नो डाउट कि उन्होंने फ्रांस को अब पैसे दिए हैं और वो भी इन्होंने कोशिश की है कि उस फ्लड को भी रोका जाए। इधर से ये भी रोक रहे हैं, लेकिन ये जो अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं, ये बेसिकली उसके बिहाइंड कवाकब है कुछ नजर। बिल्कुल नीयत से इनको नहीं पता था CQC होना चाहिए, इसके ऊपर चेक होना चाहिए होम ऑफिस का। जब रोज का डाटा बनता है कि हाँ हमने 50,000 वीजे 10, सब पता है इनको। ये स्टूडेंट्स को खुद बुलाया, अपनी फीसें इकट्ठी की, अपनी यूनिवर्सिटियों को चलाया, फिर वही आरी के साथ काट दिया कि अब देखें, मैंने इनकी पॉलिसी यही होती है, हमेशा यही करते हैं। मेरे फादर जितने दोस्त बैठे हैं इस बात को एग्री करेंगे। अब देखें, इनको पता है कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं, अब इतने स्टूडेंट्स को हमने वापस भी भेजना है। अब देखें, इस वक्त एक नंबर ऑफ ईमेल्स आ रही हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को कि आप यू लीव द कंट्री 16 डेज। किसी का 3% बेचारे की अटेंडेंस पूरी नहीं है, उसको भी फारग कर दिया है। किसी का 3000 2000 फीस बकाया है, उसको पहले इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे, पहले करते रहे। अब इतने सख्त हो गए हैं कि वो फीस में इंस्टॉलमेंट कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस पे बंद कर दी है कि हर किसी को कहते हैं यू लीव द कंट्री। सो दैट मींस कि पॉलिसी चेंज हो गई है। वही कवाकब है, कुछ नजर आते हैं कुछ। जब ये लिबरल हो जाते हैं तो फिर उसी में लीनियंसी दे देते हैं।
ये दोनों तरह से हैं कि इनकी इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत, देखें ये बहुत समझदार है, इन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की हुई है। हम सोचते हैं 2025 2026 तक अपने घर का बजट, ये सोचते हैं 2050 तक। देखें इस वक्त बेचारे, इस वक्त तो एक यूक्रेन की वॉर में भी इन्वॉल्व हो गए हैं, ऊपर से ये इशू भी आ गया है, तो ये ब्रेक्जिट में भी फंसे हुए हैं, इलेक्शन भी जीतना है, तो ये मल्टीपल जो चेंज चीजें हैं ना जो दुनिया में रोज चेंज होती हैं, उसका असर देखें आप पर भी होता है, मुझ पर भी होता है। ईरान ने हमला किया तो आप पर भी असर हुआ है, मेरे पे भी हुआ है 40%। अच्छा फैसल साहब, टाइम कम है, मैं जरा दीगर जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी उनकी राय लेना चाह रहा हूँ। बैरिस्टर रियाज साहब, वही सवाल, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे देखें तो ये पॉलिसी किस हद तक काबिल कबूल नज़र आती है, और क्या ये टेक्निकल ज़्यादा है, ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक ज़्यादा है, या इसका पॉलिटिकल स्टंट है ये? थैंक यू बासित साहब। अगेन सारे दोस्तों का इस बात पे हम एग्रीड हैं कि क्योंकि दिस ईयर जो है वो इलेक्शन ईयर है, और जो स्पेशल टोरी पार्टी है उनका हमेशा जो स्लोगन है कि वो इमिग्रेंट को कम करती है, दो के जो लिबरल पार्टी है वो उस फेवर में होती है। अब जिस वक्त 4 साल पहले इलेक्शन हुए थे 19 में, तब भी उनका ये पहले मैनिफेस्टो था कि हम इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, और आप देखेंगे कि द मिनट इन्होंने अभी अनाउंस किया इलेक्शन डेट, तो सबसे जो हॉट टॉपिक होएगा वो इमिग्रेशन इशू होएगा। और यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला स्टाइल नहीं है, यहाँ पे जब इलेक्शन होता है उससे पहले 3 महीने प्री इलेक्शन डिबेट्स होती हैं और इशू टू इशू होती हैं, दोनों पार्टीज के हेड को बुलाया जाता है, फिर उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो वहाँ पे पब्लिकली वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं और साथ पब्लिश हो रही होती हैं। अब ऑफ कोर्स सबसे पहला एक इलेक्शन ईयर है, और साथ ही साथ एक यहाँ पे इकोनॉमी का इश्यू है, और थर्ड जैसे बाकी दोस्तों ने बोला कि अब एक ग्लोबल जो वॉर चल रही है इसका असर हर बंदे पे पड़ेगा, इकोनॉमी इफेक्ट होएगी। अब हम बात ये करते हैं कि पैसे इकट्ठे कर लिए, उनको बुला लिया, ऑफ कोर्स उनको जो चेक एंड बैलेंस था वो सही करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल वो हम इस बात फिर अगेन एग्री करते हैं कि उनकी बंदे शॉर्ट थे। यहाँ पे ब्रेक्जिट हुआ था, साथ उसके बाद 2 साल यहाँ पे ये इशू रहा है, तो अब बंदे उनके पूरे हो गए हैं, तो अब पॉलिसी सख्त होगी। जब पॉलिसी सख्त हो रही है तो अनफॉर्चुनेटली वो सारी जो हम कह रहे थे पहले चेक बैलेंस होना चाहिए, उसके ड्यू डिलिजेंस होने चाहिए, अब उन्हें इख्तियार कर लिए हैं। अब हमारा सवाल तो ये बनता है कि जो लोग बेचारे यहाँ पे आ गए हैं रिगार्डलेस ए और बी फॉल्ट, अब उनके पास क्या रेमेडी है, क्या उनके पास ऑप्शन है? एक ऑप्शन जो जैसे बाकी दोस्त कह रहे हैं कि उनको यहाँ यूके में रहते हुए लीगल पार्टी करनी पड़ेगी, तो कि वो किसी भी कैटेगरी में जाते हैं। अब जो लोग तो कॉम्पिटेंट थे, क्वालिफाइड थे, जेन्युइन थे, वो किसी भी ट्रैप हो गए वाया एजेंट, वाया किसी थर्ड पार्टी, और वो लेजिटिमेट हैं या कॉम्पिटेंट हैं, वो तो अपने आप को यहाँ पे स्विच कर जाएंगे। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली कॉम्पिटेंट नहीं थी और जानबूझकर कभी हमें लेके जाओ, या हम बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली उनका ना एक्सपीरियंस है ना क्वालिफिकेशन है, और उनको किसी स्विच करना किसी और एम्प्लॉय के पास वो भी मुश्किल हो जाएगा। अब उनके लिए सबसे वर्स्ट पोजीशन जा रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम के वसासत से हमारा जो एज ए बीइंग और हम यहाँ पे लॉयर्स बैठे हैं, हमारी अब क्योंकि आवाज़ सुनी जा रही है, हमारी एडवाइस इनको सबको ये है जो यहाँ बैठे हैं कि आप प्लीज़ अगर ऐसी पोजीशन है तो आप सबसे पहले लीगल एडवाइस लें, और अपने आप को सेकंड एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉय के पास या किसी और कैटेगरी के पास विद इन लॉ या विद इन ऑथराइज टाइम अपने आप को स्विच कर दें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना बने। और जो नहीं कर सकते उनके लिए फिर बेचारों के लिए अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे पास हमदर्दी होंगी, यहाँ पे वो एप्लीकेशन करेंगे। अब हमें उनके लिए कंसर्न करना होगा। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप प्लीज उनको अपना मैसेज पास ऑन करें कि प्लीज अपने आप को स्विच करें, अपने आप को लीगलाइज रखें, ताकि जो बाकी सलाहियत साहब फरमा रहे हैं वो ठीक है, वो तो एटलीस्ट ऑप्शन होगी सालम वाली, फॉरन जाना, यहाँ से निकलना, उधर जाना। लेकिन अगर विदिन सिस्टम के अंदर रहना है और सिस्टम के अंदर अपने आप को लीगलाइज करना है, तो उसके लिए उनको मेरे ख्याल में शुड टेक एक्शन इमीडिएटली। सही। सुलरी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो बुनियादी अब मामला है, क्या पोस्ट इलेक्शन आप क्या देखते हैं कि ये इमिग्रेशंस को रोकना ये पॉलिसी चल पाएगी,
या आने वाली गवर्नमेंट कोई एमनेस्टी भी अनाउंस कर सकती है और इस पॉलिसी को बिल्कुल रिविज़िट करेगी? क्योंकि अगर लिब डेम के इश्तराक से आती है गवर्नमेंट, लेबर्स आते हैं, तो फिर तो ये एक लोगों में उम्मीद है कि वो इमिग्रेशन फ्रेंडली हैं, और यही क्या इनके दोबारा आने के भी चांसेस लग रहे हैं? अच्छा, वो जी, जो आसिम हमें जो अभी स्किल वर्कर की जो पॉलिसी आई है, इतनी फ्लेक्सिबल पॉलिसी तो पिछले 10-15 साल से मैंने किसी और की नहीं देखी। तो वो मुझे तो कंजर्वेटिव इमिग्रेंट फ्रेंडली लग रहे हैं, लेकिन दे डोंट अपीयर टू बी। अब इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब फ्रंट पे आते हैं तो हमेशा उनको इमिग्रेंट्स को इमिग्रेशन को जो है वो कर्सी करते हैं, बिकॉज दे वांट टू ऑब्टेन एक सिंपैथी लेना चाहते हैं अपने वोटर से कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो ही इस कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत अर्सा पहले 2005-6 में जो है बहुत फ्लेक्सिबल पॉलिसी थी। उसके बाद तो हमें ये रिसेंटली जो इतनी फ्लेक्सिबल है कि मैंने नहीं देखी कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, मिनिमम स्किल है, कोई डिग्री नहीं है, बस आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप इस कंट्री के अंदर आ जाए। जी जी, सही। इससे बेहतर तो नहीं। ठीक है, टाइम कम है। आसिम साहब, सुलरिया साहब, ब्रीफ कमेंट आप कर दें कि पोस्ट इलेक्शन ये इमिग्रेशन पे मजीद पाबंदियाँ होंगी या छूट होगी? देखिए, लेबर आएगी जो कि पोल्स सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट से लोग काफी ताजा पॉलिसीज की वजह से, और जो लेबर का स्टांस है वो बड़ा क्लियर है इस वक्त। वो चाह रहे हैं कि ये रवांडा बिल को भी स्क्रैप करें, उसके बाद जो एमनेस्टी है, जो पुराने लोग फंसे हुए हैं उनके साथ भी कुछ किया जाए, तो होपफुली के बेस्ट ऑप्शन जो है वो सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया रिजवान सुलरिया साहब, बैरिस्टर रियाज गुल साहब, फैसल मुनीर साहब, आसिम सुलेमान साहब। प्रोग्राम से इतने ही, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए।